तो हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है इंक्लाइंड प्लेन। इससे लास्ट क्लास के अंदर हमने V1 और V2 की वेलोसिटीज मालूम की थी, मतलब V1 एंड V2 वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम और उसके बाद वेलोसिटीज मालूम की। आज की वीडियो का लेक्चर हमारे पास है इंक्लाइंड प्लेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, या अगर ये नहीं भी पूछा गया आपसे तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि एंगल 30 डिग्री है इंक्लाइंड प्लेन की, उस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन मालूम करके बताएं। अब ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको पूरा ये पॉइंट ऑफ व्यू जो इंक्लाइंड प्लेन का ये क्लियर करना पड़ेगा कि इंक्लाइंड प्लेन में आखिर हमें ड्राइव क्या करना होता है, डेफिनेशन क्या होती है, इसके दो स्पेशल केस हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो एक्स पर वाई पर फोर्सेस क्या होंगी, वेट कैसे रिजॉल्व किया जाता है, और बहुत सारी चीजें जिनको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो इंक्लाइंड प्लेन पढ़ने से पहले हमें यह फिगर समझनी है कि फिगर क्या कह रही है। ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये जो लाइन निकाली है ना इसे कहा जाता है प्लेन। यहां पे दो लाइन है, ये जो लाइन है इसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल, और ये जो लाइन है इसे कहा जाएगा प्लेन। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, द प्लेन विच मेक सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। यहां पे एंगल बनेगा, एंगल मीन थीटा। अब तवज्जो से आपने याद रखना है, द प्लेन, ये प्लेन है, द प्लेन विच मेक सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। तो हमने डेफिनेशन भी यही लिखी है, एनी प्लेन which makes certain angle with the horizontal is called inclined plane। मतलब हमारा जो ब्रिज होता है, हम रोड से चढ़ते हुए एकदम ब्रिज पे आते हैं, वो एक किस्म का इंक्लाइन है। और बहुत सारी चीजें हमें सर्टेन हाइट पर रखने होती हैं, तो हमारे पास एक प्लेन होता है, उस प्लेन पर चढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पर पुट करते हैं, रखते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आपने याद रखनी है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, inclined plane is a simple machine which is used to lift heavy load। heavy load certain height तक ले जाना है, सरफेस से certain height तक ले जाना है, inclined plane हमारी हेल्प करेगा। तो दो डेफिनेशन आपने एग्जाम में याद रखनी है और लिखनी है, the plane which makes certain angle with the horizontal is called inclined plane। inclined plane is a simple machine which is used to lift heavy load to a certain height। अब जो आप यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं, द प्लेन विच मेक सर्टेन एंगल, कुछ ना कुछ एंगल होनी चाहिए, वो एंगल 0 से ज्यादा और 90 से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों सरफेस और उसके ऊपर प्लेन दोनों 0 एंगल बनाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ना ही ऐसे होना चाहिए कि ये सरफेस है और ये आपके पास प्लेन 90 डिग्री बना रहा है। एंगल 90 से कम होनी चाहिए और 0 से ज्यादा होनी चाहिए, एंगल 90 से कम और 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपके पास इंक्लाइन प्लेन बनेगा। अब इस इंक्लाइन पे रखा हुआ है हमारे पास वेट, और इस वेट को छोड़ेंगे, ये स्लिप होके डाउनवर्ड आएगा, इसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी हमें ये मालूम करना है। अगर हमें यह पता लग जाए कि इंक्लाइंड प्लेन में आखिर मालूम क्या करना है, तो हमारा आधा मसला तो यही हल हो जाएगा। तो इंक्लाइंड प्लेन के अंदर एक्सेलरेशन मालूम की जाती है। कैसे? ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे रखा आपने, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे रखा, जमीन से ऊपर इंक्लाइंड प्लेन पर रखा, जैसे आप इसे छोड़ेंगे ये ऑब्जेक्ट स्लिप होके स्लाइड करता हुआ डाउनवर्ड जाएगा। कितनी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा यही हमें मालूम करना है इस पूरे इंक्लाइंड प्लेन के अंदर। तो आधा मसला हमारा हल हो गया कि इंक्लाइंड प्लेन में असल में मालूम एक्सेलरेशन करनी होती है। आगे बढ़ते हैं, वेट हमने ऑब्जेक्ट रखा, फिर हमने लिखा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये पॉइंट आपने याद रखने, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, इसका वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब वेट चाहता है डाउनवर्ड जाए, और ये वेट इस प्लेन के ऊपर एक्शन कर रहा है, वेट मीन एक्शन, तो ये प्लेन इसे रिएक्शन दे रहा है। तो हमने यहां पे लिखा फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन वेट
इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना वेट होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन होगा। मैं अभी सरफेस पे खड़ा हूं, जितना मेरा वेट है उतना ही मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। फिर हमने कहा नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आप ये देखें, ये प्लेन है और इस प्लेन पर ये नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इस प्लेन पे ये नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल आपस में परपेंडिकुलर है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन अपोजिस स्लिपिंग डाउन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी डाउनवर्ड जाना चाह रही है पर फ्रैक्शन फोर्स इसे अपोज कर रही है। आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड करता हुआ डाउनवर्ड आएगा तो फ्रैक्शन फोर्स उसको अपोज करेगी, उसको डाउनवर्ड नहीं जाने देगी। और अगर आप ऑब्जेक्ट को स्लाइड करता हुआ ऊपर लेकर आएंगे तो फ्रैक्शन फोर्स उसको डाउनवर्ड खींचेगी, क्योंकि फ्रैक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिशन में लगाई जाती है, खुद ब खुद प्रोड्यूस होती है। तो ये बॉडी यहां रखेंगे, ये स्लिप होती हुई डाउनवर्ड जाएगी तो फ्रैक्शन फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो हमने यहां पे रखा ऑब्जेक्ट और हमें यह बात क्लियर हुई कि वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। फिर हमने कहा कि नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। फिर हमने कहा यह बॉडी स्लाइड करके नीचे जाना चाह रही है और फ्रैक्शन फोर्स अपोज कर रही है, इसे अपोजिशन में खींच रही है। ये फिगर हमने समझी, ये पॉइंट समझे। अब हमें यह बात समझनी है, ये जो वेट है, वेट इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। याद करें चैप्टर नंबर 2 रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। यहां पे ये आपके पास एक वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ वेक्टर, क्योंकि ये फोर्स है। तो इस वेक्टर को, इस वेट को, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक करें। और वो दो कंपोनेंट कौन से हैं? एक W cos थीटा और एक W sin थीटा। ये बिल्कुल सिंपल है, फिगर को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना बनाएं। यही फिगर सेम यहां पे बनाएं। रिएक्शन मैंने सेम लिखा, ये फ्रैक्शन फोर्स मैंने सेम लिखी, ये वेट मैंने सेम लिखा, ये जो वेट लिखा हुआ है ये वेट मैंने सेम लिखा। फिर मैंने क्या कहा, इस वेट को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करें। सिंपल सी एक लाइन यहां निकालें, यह हुआ W cos थीटा, एक लाइन यहां निकालें, यह हो गया W sin थीटा। वेट की लाइन आपने ऐसे निकाली है, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड। उसके बाद एक लाइन यहां से निकालें, इसको कहें W cos थीटा, एक लाइन यहां से निकालें, इसे कहें W sin थीटा। अब वेट को आप दो हिस्सों में ब्रेक कर चुके हो। अभी मैं सरफेस पे खड़ा हूं तो मेरा वेट दो हिस्सों में ब्रेक नहीं हो सकता, पर जब मैं किसी इंक्लाइन पर चला जाऊंगा तो मेरा वेट दो हिस्सों में ब्रेक होगा, एक W cos थीटा में और एक W sin थीटा में। तो W cos थीटा आपके पास प्लेन के परपेंडिकुलर है और W sin थीटा प्लेन से पैरेलल है। आई रिपीट, W cos थीटा इस प्लेन से परपेंडिकुलर है और W sin थीटा इस प्लेन से पैरेलल है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यूज के तौर पे कि W cos थीटा वाला फैक्टर नॉर्मल रिएक्शन के साथ पैरेलल है, एंटी पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? सर ये परपेंडिकुलर है। क्यों? W cos थीटा वाला फैक्टर डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं। आगे बढ़ते हैं। W sin थीटा, सर W sin थीटा नॉर्मल रिएक्शन के साथ परपेंडिकुलर है और W sin थीटा इस प्लेन के साथ पैरेलल है। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, लिख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। वेट को दो हिस्सों में ब्रेक किया, W cos थीटा एंड W sin थीटा। उसके बाद मैं आपसे एक आखिरी एमसीक्यूज पूछूं, कौन सा ऐसा फोर्स का फैक्टर है, कौन सा वेट का ऐसा फैक्टर है जो इस बॉडी को नीचे लेकर आना चाह रहा है? सर W sin थीटा चाहता है बॉडी नीचे आए, इसीलिए ये बॉडी अगर स्लिप होकर नीचे आएगी भी तो वेट की वजह से नहीं आएगी, W cos थीटा की वजह से नहीं आएगी, W sin थीटा की वजह से नीचे आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस, ये दो चीजें हमें डिस्कस करनी है। वाई एक्सिस पे कितनी फोर्स लग रही है? आप सबसे पहले लिखें Fy, फिर लिखें y पर नॉर्मल रिएक्शन है और y पर cos थीटा है, W cos थीटा। आप लिखें नॉर्मल रिएक्शन माइनस W cos थीटा। अगर W cos थीटा पहले लिखोगे, नॉर्मल रिएक्शन बाद में लिखोगे, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल लिखें Fy इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन माइनस W cos थीटा।
अगर आपने ये पहले लिखा नॉर्मल रिएक्शन बाद में लिखा फिर भी कोई इशू नहीं है। फिर आप इसकी जगह लिखें 0। क्यों? क्योंकि बॉडी ना तो अपवर्ड जा रही है ना डाउनवर्ड, मतलब y पर लगने वाली फोर्सेस 0 हैं। जब y पर लगने वाली फोर्सेस 0 हैं, क्योंकि बॉडी y पर ना अपवर्ड जा रही है ना ऐसे, ये तो ऐसे स्लाइड करती हुई जा रही है, तो हमने कहा Fy पर फोर्सेस 0 हैं, यहां 0 लिखा। अब ये पूरे का पूरा W की जगह आएगा mg, ये पूरे का पूरा फैक्टर प्लस का है तो ये वहां जाके हो जाएगा, यहां पे माइनस का है वहां पे जाके हो जाएगा प्लस का। अगर ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा तो दोनों ऑब्जेक्ट प्लस के आएंगे, मतलब ये रिएक्शन भी और ये mg cos थीटा ये दोनों हो जाएंगे प्लस के। तो आपको ये बात वैसे भी समझ में आ रही है कि नॉर्मल रिएक्शन और W cos थीटा ये दोनों के दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए बॉडी y एक्सिस पे मूव नहीं करेगी। y एक्सिस पे बॉडी क्यों मूव नहीं करेगी? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और W cos थीटा इक्वल और अपोजिट हैं। आगे बढ़ते हैं। अलोंग x एक्सिस, अगर बॉडी x एक्सिस पर है और रेस्ट में है, मूव नहीं हो रही, बॉडी x एक्सिस पे बात कर रहे हैं x एक्सिस पे और बॉडी मूव नहीं हो रही, अगर बॉडी मूव नहीं हो रही तो हम लिखेंगे अलोंग x एक्सिस fx w sin थीटा माइनस f। ये है w sin थीटा। w sin थीटा चाहता है बॉडी नीचे आए, ये f चाहता है बॉडी ऊपर जाए। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई ये बॉडी रेस्ट में है तो यही सेम लिखें, fx की जगह 0 लगाएं, mg sin थीटा माइनस f। 0 क्यों लगाया? बॉडी रेस्ट में है। इस पूरे के पूरा f जो माइनस का इसको यहां लेकर आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी इफ बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो ये सिचुएशन बनेगी, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में मतलब फ्रैक्शन चाहता है बॉडी यहां जाए, w sin थीटा चाहता है बॉडी यहां जाए, ना बॉडी अपवर्ड जा रही है ना नीचे, बॉडी यहीं पे है, स्टक है, तो ये सिचुएशन बनेगी। पर अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही हो, इफ बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी नीचे जा रही है, तो आप लिखें फॉर डाउनवर्ड मोशन f w sin थीटा f। ये वाली चीज उठा के लगाएं, यहां पे ये वाली चीज उठा के लगाएं, f मतलब m है, w मतलब mg sin थीटा माइनस f। ये m मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो ये m आपस में कैंसिल, बाकी बचेगा a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस f डिवाइडेड बाय m। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब बॉडी डाउनवर्ड जाएगी और फ्रैक्शन मौजूद होगी। यह फॉर्मूला तब लगेगा जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, बॉडी डाउनवर्ड जाएगी और फ्रैक्शन फोर्स मौजूद होगी। पर अगर फ्रैक्शन फोर्स नहीं है, अगर फ्रैक्शन फोर्स नहीं है तो आपने लिखा इफ सरफेस इज स्मूथ, सरफेस स्मूथ है और कोई फ्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो आप इस f की जगह क्या लगाएंगे? इस f की जगह आप लगाएं 0। जब इसकी जगह 0 लगाएंगे पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। आपके पास लास्ट ये फॉर्मूला बचेगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, इंक्लाइंड प्लेन का जो फॉर्मूला है वो है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा जब फ्रैक्शन फोर्स मौजूद नहीं होगी, और अगर फ्रैक्शन फोर्स मौजूद होगी तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर फ्रैक्शन फोर्स मौजूद नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाना है। सिंपल केस आपको बताए जाएंगे। पहला एमसीक्यूज, अगर थीटा 0 हो, अगर थीटा 0 हो, ये इंक्लाइन बिल्कुल यहां आ जाए, थीटा 0 हो तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? आपने ये फॉर्मूला लिखा a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, थीटा की जगह लगाया 0, साइन 0 0 के बराबर, तो एक्सेलरेशन 0। फिर आपसे कहा गया अगर थीटा 90 डिग्री हो, अगर ये प्लेन में ऐसे ले जाऊं 90 डिग्री तक तो बॉडी तो फ्री फॉल आएगी, इसको मैं 90 तक ले जाऊं तो बॉडी फ्री फॉल आएगी। आप लिखना a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, फार्मूला उठा के लगाया, थीटा की जगह 90, साइन 90 1 के बराबर, a इज इक्वल टू जी, तो इसका मतलब फ्री फॉल। ठीक है, यहां तक याद रखना, ये होमवर्क करें आप। थीटा 30 डिग्री ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा और ये डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जाएगा। थीटा 90 है, ये फॉर्मूला यूज करें, यहां पे 90 डिग्री लगाएं, जी 10 रखें, साइन 30 दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपको पता लग जाएगा एक्सेलरेशन कितनी होगी। नेक्स्ट फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट लें, यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।